फ्री होगी अभी तो। देखिए भाई, लास्ट टॉपिक का जो वीडियो आपके पास आया है वो आया है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैथमेटिकल और एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों तरीके से एक्सीलरेशन का वैल्यू v² r निकालना बता दिया था, ठीक है, या r ओमेगा स्क्वायर जो भी था आपका। इसके बाद आना तो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हालांकि कोर्स हटा दिया है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को, इस बार सिलेबस से ब्रेक किया है, मान के चल रही है सीबीएसई कि आपने 9th में पढ़ा, लेकिन भाई हम उसको बताएंगे क्योंकि उसमें मोमेंटम है, उसमें F = m/a है, एक्सेलरेशन किस बॉडी में काम करता है, कैसे काम करता है, वहीं से आपको सीखने को मिलेगा। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हम लोग चलते हैं। तो न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन आपने सुने होंगे भाई। 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ जो आपका है, जो एक्चुअल में रियल लॉ भी बोलते हैं जिसको, है ना, जिससे फर्स्ट लॉ सेकंड थर्ड लॉ कनेक्ट होते हैं, मेजरमेंट ऑफ फोर्स की बात जो करता है। तीसरा जो है एक्शन और रिएक्शन, कि फोर्स किस तरीके से काम करेगा, फोर्स के साथ दूसरा पेयर होगा या नहीं, वो 3 हमारे हैं। तो जो पहला वाला है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया का, ठीक है। तो आपको मालूम है ना इनर्शिया क्या है, कि व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन, या ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन until एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो हर किसी चीज़ की अपनी स्टेट में रहने की एक टेंडेंसी होती है, या अपनी स्टेट को चेंज ना करने की टेंडेंसी होती है, इसको इनर्शिया। आप जिस स्टेट में है आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। अगर आपको उस स्टेट से चेंज होना है, रेस्ट से मोशन में आना है, या यूनिफॉर्म मोशन को आपको स्पीड और बढ़ानी है, स्पीड घटानी है, रेस्ट में आना है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो पहला लॉ जो है वो बताता है कि फोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। दूसरा लॉ जो बताता है वो बताता है फोर्स की मेजरमेंट के बारे में। और तीसरा लॉ जो बताता है वो बताता है उस फोर्स का एक पेयर, जो रिएक्शन और एक्शन फोर्स हमेशा किस में होते हैं, पेयर में। तो पहला लॉ जो हमारा इनर्शिया का है, व्हाट इज इनर्शिया, तो फिर मैंने बता दिया, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। तो किसी बॉडी की अपनी स्टेट में जो रहने की टेंडेंसी होती है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इनर्शिया। आप अगर रेस्ट में है, ठीक है, या कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो अपने आप मोशन में नहीं आएगा। उसको मोशन में लाना है तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो फोर्स कितना होगा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, F = m × पढ़ेंगे थोड़े दिन के बाद हम। तो यहाँ पर एक बहुत खास बात आती है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो याद रखिएगा, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया इज जस्ट एन टेंडेंसी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन उस टेंडेंसी का वैल्यू कितना होगा भाई, मतलब ज़्यादा टेंडेंसी है या कम टेंडेंसी है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सिंपल एक लाइन में बात करते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। दो बॉडीज यहाँ पर रखे, 2 चेयर्स रखी, मान लीजिए 2 चेयर रखी हैं, जिनकी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है, कलर भी सेम है, सब कुछ सेम, बस लोहे का एक प्लास्टिक का। दोनों को उठाया मैंने, तो भाई प्लास्टिक वाला जब मैं उठाऊंगा तो ईजिली उठा लूंगा, लोहे वाले के लिए थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो उसका उस स्टेट में रहने का टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा, तो उसको उठाने के लिए आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इट इज इनर्शिया। रेस्ट इनर्शिया, रेस्ट से मोशन माने का अपोज, मोशन इनर्शिया, मोशन से रेस्ट माने का अपोज। 2 चीज़ें आपकी होगी। गाड़ी है, गाड़ी रेस्ट में है और आपको पता नहीं लगा, ड्राइवर उसमें बैठे और ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो एकदम से कहाँ को आप लोग आएंगे, पीछे को। तो कौन सा इनर्शिया भाई, इट इज रेस्ट इनर्शिया का एग्जांपल। आप कहाँ पर थे, जैसे गाड़ी आगे चली तो हम कहाँ, जहाँ पर थे वहीं पर तो रहने की कोशिश करें। अच्छा, अगर गाड़ी मोशन में है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो उस समय कहाँ हो जाओगे, आगे हो। बाइक में कोई बैठे होंगे, आप आपके पीछे कोई बैठा है, आप बाइक में अपने पीछे किसको बैठाया, तो जैसी बाइक में बैठे अचानक से उसने एक्सीलेटर, तो आप एकदम पीछे को आते हो। पीछे को जैसे स्टार्ट करता है, अचानक से अगर उसने गियर डाला, अचानक से स्टार्ट करता है, एकदम पीछे को आता है, रेस्ट इनर्शिया। और कभी ब्रेक लगाएगा तो फिर आगे उछटकोगे, ये मोशन इनर्शिया है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट की टेंडेंसी समझ के आगे बात, तो ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इनर्शिया। अब रेस्ट इनर्शिया क्या एग्जांपल होते हैं, मोशन इनर्शिया के एग्जांपल होते हैं, आपने पढ़ाई होगा ना कि भाई आप कारपेट को हिलाए या रस्सी उसमें डंडे से मारा, उसमें से डस्ट निकला, बहुत सारे एग्जांपल है। या फिर आपने किसी ब्रांच, किसी ट्री के ब्रांचों को हिलाया, उसमें से फ्रूट गिरना शुरू हुए, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है।
वो आप खुद देखेंगे, अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है, वो तो आप 9th में पढ़े हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना हम लोग करते हैं, देखिए इमोशनल इनर्शिया के बारे में अपना। मान लीजिए कि कल मैं कहीं पढ़ रहा था, पढ़ के आया था, मतलब किसी ने मीम सुनाया था, उसमें तो चलो मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, ये अर्थ है, ठीक। तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है, ठीक है। ये पहले समझिए कि आप बस में हैं, छत में बैठे, बस आगे को जा रही है, आप भी बस में जा रहे हो, एक आदमी रोड में खड़ा होकर आपको देख रहा है, आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल ऊपर को फेंका, देखो आप आगे को भी जा रहे हो, अब बस का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो बॉल का इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो आपने बॉल को ऊपर को फेंका, तो बॉल आगे को तो जाएगी जाएगी, आप ऊपर को भी जाएगी, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में जो बॉल का मोशन है वो नहीं है, आपके रिस्पेक्ट में बॉल में कोई भी वेलोसिटी नहीं है भाई, क्योंकि वर्ट मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, जितनी स्पीड से आप ईस्ट को जा रहे हैं उतनी स्पीड से बस भी ईस्ट को जा रही है, तो नेट नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। तो आपको बॉल का पाथ स्ट्रेट दिखाई देगा, जबकि जो रोड में खड़ा आदमी होगा उसको बॉल का पाथ जो है वो पैराबोलिक दिखाई देगा, रोड में खड़े आदमी को। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए क्या है, अर्थ घूम रही है, अब मान लीजिए कोई आदमी अर्थ से ऊपर को उठा और उठ के वो अर्थ से कुछ 10-20 मीटर ऊपर चले गए और यहाँ पर है कि स्टिल हो गया, मान लीजिए अब अर्थ घूमी, तो भाई इसको तो दुनिया की दूसरे नक्शे में अपने को पाया है, सोचने लायक बात है भाई, अर्थ घूम रही है, मैं अर्थ में ऊपर को उछला तो अर्थ तो, मैं अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं ऊपर को उछल जाऊँ तो अर्थ तो घूम रही है, वो तो निकल जाएगी आगे, मैं तो कहीं और गिरूंगा, हो रहा है क्या ना, जहाँ से उछल रहे हो वहीं गिर रहे हो। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल, इनर्शिया। मैं जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है, अच्छा बस का अर्थ कहाँ लेना है, बस में पकड़ते हैं, मतलब बस चल रही है ईस्ट को, मैं भी ईस्ट को चल रहा हूँ बस के साथ, अब चलती बस में उछल जाऊँ तो वहीं पर पढ़ूंगा, हाँ बस में निकलेगी आगे, तुमने निकल गया तो बस आगे निकल गई, आप वहाँ पीछे रह जाओगे। तो मैंने कहा इनर्शिया, उसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी जो है, बेसिक रूल पे जिसका स्टेट में रहने की टेंडेंसी, जिसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही आप आगे हो गए, आप उछले, तो बस का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो आपका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, और आप उसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी को रखोगे, आप चाहोगे कि आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर आप उछल भी गए तो उछलने के बाद भी आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही था, तो बस के अंदर के लोग आपसे कहेंगे कि सर आप केवल उछले हो, क्योंकि बाहर वाले लोगों को मेरा उछलना नहीं दिखाई देगा, उनको दिखाई देगा पैराबोला, क्योंकि मैं ऊपर को तो उछला ही हूँ, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में आगे को भी जा रहा हूँ, लेकिन जो बस में बैठा आदमी उनके रिस्पेक्ट में आगे को नहीं जा रहा हूँ, उनके तो बगल में बैठा हूँ, तो उनको बस मैं ऐसे उछलते हुए दिखाई दूंगा, जो रोड में खड़ा आदमी उसमें क्या दिखाई दूंगा, पैराबोलिक, लेकिन मैं जहाँ से उछला मैं वहीं पे पाया, वो चीज़ यहाँ पर भी हुई है ना, एरोप्लेन बनाते नहीं भाई, क्या करना है वो उठ के डाल देते यहाँ पर, तो घूमते थे आगे से नीचे आ जाओ। तो कौन सा एग्जाम्पल है भैया, इनर्शिया, कौन सा इनर्शिया, मोशन इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, आपको पता होना चाहिए। इनर्शिया एक टेंडेंसी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक हो गया। सेकंड लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। पहला तो हमको बता दें कि जब फोर्स की रिक्वायरमेंट है, दूसरा बताएगा कि फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो कितनी है मेजरमेंट के बारे में, तो वही सीखते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ आपने पढ़ा है ना, 9th में आपने पढ़ा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स इन दैट डायरेक्शन। सेकंड लॉ तो कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल या प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपको सिंपल से 9th से हम रटते हुए आते हैं। मोमेंटम वर्ड का यूज हुआ भाई, क्या होता है मोमेंटम, भाई बच्चे बड़े अभी क्लास में चिल्ला के बोलते हैं मिनटू, बचपन से रटे हुए आता हूँ। एम स्केलर वी वेक्टर, इट इज ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, पी वेक्टर है, ठीक है, आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं आप, तो फिलहाल हम पी इक्वल टू एम इंटू वी है, किसने दिया, न्यूटन ने। वाह भाई, न्यूटन बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, रात को सपना उनको आया होगा, उन्होंने कहा कि भाई एम इंटू वी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मोमेंटम, तो 90% मतलब मैक्सिमम बच्चों का एग्जांपल क्या रहता है कि भाई आंसर क्या रहता है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो क्या न्यूटन को सपना आया था भाई, व्हाट इज मोमेंटम, बेसिकली मोमेंटम है क्या, मोमेंटम है अमाउंट ऑफ मोशन। मोमेंटम का जो एक्चुअल मतलब है इट इज अमाउंट ऑफ मोशन, आपके पास मोशन का कितना अमाउंट है, इट इज मोमेंटम फिजिक्स में। v क्या है, वेलोसिटी, अच्छी बात है, सब मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। m क्यों लगा दिया भाई, एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, यस, ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, हाँ, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, दोनों का v सेम है, हाँ, क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा, तो वेलोसिटी सेम तो मोमेंटम सेम नहीं सर, मास क्यों लगाया, थोड़ी देर पहले बोला मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास ही आपको बताएगा कि आपकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है, मोशन में कितनी टेंडेंसी आपके पास है। एक हल्का पत्थर, दो बॉडीज हैं, अच्छा आपकी तरफ एक छोटा सा पत्थर चलते हुए आया, अच्छा आप क्रिकेट खेल रहे हो, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, खड़े रहोगे, हाँ, मास वेलोसिटी है, मास भी है।
आप इमेजिन करो 160 किलोमीटर उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ एक बड़ा सा बोल्डर आ रहा होता, क्या आप उसको रोक पाते? दोनों में तो वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन बड़े पत्थर का मास क्या है? ज्यादा। मास ज्यादा है तो उसकी किसी स्टेट में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। वो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज भी ज्यादा करेगा और मोशन से रेस्ट में आने का अपोज ज्यादा करेगा। रेस्ट से मोशन में आने की टेंडेंसी को भी इनर्शिया कहते हैं, और मोशन से रेस्ट मतलब अपोज करना है भाई, रेस्ट से मोशन में आने का भी, मोशन से रेस्ट में आने का भी, वो कौन कहलाता है? इनर्शिया। और इनर्शिया कैसे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो भाई न्यूटन ने ये सोचा, सपना नहीं आया था, उसने कहा अगर आपको मोमेंटम निकालना है, अमाउंट ऑफ मोशन निकालना है, तो वेलोसिटी के साथ साथ आपको वो प्रॉपर्टी भी रखनी पड़ेगी इनर्शिया वाली, जो आपके मोशन में रहने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा। दैट इज अमाउंट ऑफ। आज के बाद में आपसे कभी भी 12th के क्लास तक मोमेंटम पूछ और किसी ने मेरे को आंसर दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो सोच लो बेटा फिर मोमेंटम कितना आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने बोलना है कि मोमेंटम इज जस्ट द अमाउंट ऑफ मोशन। एक ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, उतनी ही स्पीड है साइकिल भी आपकी तरफ आ रही है, दोनों का स्पीड सेम है, स्पीड सेम, और आप टकरा गए दोनों में से किसी एक से। मान लो पहले साइकिल से टकराए, अब ट्रक से पहले टकराओगे तो साइकिल से मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप साइकिल से पहले टकरा गए तो भाई सेम वेलोसिटी साइकिल की है, तो आप डैमेज हो गए, हाँ उसे चोट लगेगी। अब उतनी ही स्पीड से ट्रक आ रहा है, ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके हैं, अब आगे से खड़े हो सकते हैं, तुमने कहा ट्रक साइकिल हमने रोक दी, ट्रक भी हम रोक देंगे, लेकिन ट्रक का, अच्छा तुमने कहा वेलोसिटी सेम थी, लेकिन मास क्या है ट्रक का? ज्यादा। इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। मोशन में टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। अमाउंट ऑफ मोशन क्या होगा? ज्यादा। तो आप नहीं रोक पाओगे। आप आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, वो अलग बात है, मैं तो नहीं रोक पाऊंगा, मतलब सिंपल खड़ा ही नहीं होगा, वो तो आपको लिए है ना क्या करना है क्या नहीं करना है करके। तो इट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो याद होगा बेटा आपको, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी P प्रोपोर्शनल टू V। अब ग्राफ हम लोग नहीं खींचेंगे भाई, बेसिक ग्राफ आपको मैथमेटिक्स में पहले बता चुके हम लोग, मैथमेटिकल टूल्स में दोनों लीनियर है, ग्राफ स्टेट बनेगा P प्रोपोर्शनल टू M, लेकिन याद है कि V के प्रोपोर्शनल क्या रखा है, तो यहाँ पर मास कांस्टेंट माना होगा, मतलब मास को चेंज किए बगैर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब मैं अपना चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट है, तो मैं अपनी वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, जिस रेशियो में बढ़ाऊंगा उसी रेशियो में बढ़ना पड़ेगा। अच्छा अगर V कांस्टेंट है, हमारे स्कूल के सारे टीचरों से कहा गया सेम स्पीड से भागे, तो सबका M अलग अलग है, तो यहाँ पर जो ग्राफ खींचोगे तो भी वो क्या आएगा? लीनियर आएगा। अगर P कांस्टेंट हो तो M भी कांस्टेंट, तो M भी कांस्टेंट, तो M प्रोपोर्शनल टू 1/V। और यहाँ पर जो ग्राफ होता है सर, इसको आपको बताया, ये कर्व ग्राफ आता है इस तरीके से, याद हो जाना चाहिए बेटा। तो ये वेलोसिटी और ये मास जो भी है, तो ये तीन है, अब इसमें डिस्कस करेंगे नहीं, बस आपको इसका पीछे का मेरे को फिजिक्स बताना, तो मैंने बता दिया कि M इंटू V न्यूटन को सपना कैसा आया रात को। अब P इक्वल टू M इंटू V है भाई, M क्या इनर्शिया, V क्या वेलोसिटी। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई वेलोसिटी आपको कुछ है, तो आप उस वेलोसिटी को मेंटेन रखना चाहोगे जब तक कि आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो ठीक है ना। आपने कहा ठीक है सर, और मैंने पहली बात बोला कि भाई पहला लॉ जो बताता है फोर्स की एक्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि फोर्स क्यों अप्लाई करना है, दूसरा बताता है फोर्स कितना अप्लाई करना है, तीसरा क्या बताता है, जो तीसरा पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। तो P इक्वल टू M इंटू V रहा, तो आप सुनिएगा F प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू ही कही हटा, F इक्वल टू dP अपॉन dt। व्हाट इज dP? चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज dP अपॉन dt? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये सब बता रखा कब किस तरीके से कैसे प्रोनाउंस होते हैं। dP इज मोमेंटम, ठीक है, लास्ट टाइम सुनिए, dP चेंज इन मोमेंटम, dP upon dt, how much momentum is change in 1 second, rate of change in momentum, so it is called rate of change in momentum। and the rate of change in momentum वेक्टर क्वांटिटी है, मोशन है, मोशन का कोई डायरेक्शन होगा, ईस्ट को वेस्ट को नॉर्थ को साउथ को, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, तो मोमेंटम का भी कोई डायरेक्शन होगा, तो चेंज इन मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, तो द रेट ऑफ चेंज, इट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन का जिक्र करना बहुत जरूरी, इट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो जितना ज्यादा आपको मोमेंटम चेंज करना है, मोमेंटम केवल V से नहीं मिलेगा, M से मिलेगा, तो F इज इक्वल टू D अपॉन dt। P का वैल्यू भी थोड़ी देर पहले आपने बोला M इंटू V होता है सर, मैंने कहा यस, M इज कांस्टेंट नॉर्मल वेलोसिटीज के लिए। जैसे हम लोग लाइट के कंपेयर में पहुंचना शुरू कर देते हैं तो M भी निकल जाता है वेरिएबल, ये नहीं लगता है फिर वहां पर थ्योरी, जहां इसने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इक्वेशन फिर हो जाती है, न्यूटन काम नहीं करते वहां पे, तो M आ गया यहाँ पे, तो dV अपॉन dt, M बाहर कांस्टेंट लिया, तो dV अपॉन dt इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो F इज इक्वल्स टू M इनटू A। dP अपॉन dt एक्चुअल सेकंड लॉ ये है, इट इज इस अल्टरनेटिव फॉर्म, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इट्स अप्लाइड फोर्स, है ना, समझ आ रही बात। तो ये क्या बेटा आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड लॉ। F का यूनिट क्या है? न्यूटन,
ऐसा सिस्टम, किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, है ना, 2-3 यूनिट होती हैं। एक होती है इसकी एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है। एब्सोल्यूट यूनिट में न्यूटन और डायन आता है, ग्रेविटेशनल यूनिट में किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स आता है, दो ही तो है। और फोर्स की और वर्क की ही दो टाइप की यूनिट निकलती है, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल, बाकियों की नहीं निकलती हैं बेटा, बाकी की बस हम लोग एब्सोल्यूट ही पढ़ते हैं। तो इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड एक्सिलरेटेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो, अगर आप उसको 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपने उसमें प्रोड्यूस करना है, देन इन दिस केस द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज 1 न्यूटन। कितना आसान है भाई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू m का वैल्यू 1 किलोग्राम कह दो और a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दो। तो इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड इट इज एक्सिलरेटेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन। सीजीएस में कहेंगे एब्सोल्यूट तो भाई ग्राम की जगह में आएगा, किलोग्राम की जगह में आएगा ग्राम, इसकी जगह में आएगा मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर तो डायन है भाई अपना, नहीं समझे। तो इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम and it is accelerated by the value of 1 centimeter per second square, and the value of force is 1 न्यूटन। इतना समझ आ गई बात। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में चल रहे हैं। तो ग्रेविटेशन में एफ तो एफ ही रहेगा, ए की जगह पर आप लोग रख दोगे एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है। ये देखो ना, ये आ रहा है नीचे को, किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है, अर्थ फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है अर्थ। तो अर्थ के फोर्स की मेजरमेंट के लिए आप जो यूनिट यूज करोगे वो किलोग्राम फोर्स यूज करोगे या फिर ग्राम फोर्स यूज करोगे। किसके लिए, अर्थ ने आप पर कितना फोर्स लगाया, मैं किसी बॉडी में कितना फोर्स लगा रहा हूं, वो कन्वर्ट होगा, वो रिप्रेजेंट होगा न्यूटन डाइन से। हालांकि आपस में कनेक्टेड हैं, आप न्यूटन को किलोग्राम फोर्स में, किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अर्थ के जो फोर्स की बात चलती है वो किलोग्राम फोर्स में चलती है। तो भाई 1 किलोग्राम की बॉडी और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, जी का वैल्यू हमारा ग्रेविटी, तो जो यहाँ पे आपका F हो जाएगा, उस F का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 किलोग्राम फोर्स। समझ रहे हैं, 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन बॉडी व्हिच मास इज 1 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा 9.8 को आगे भेजिए। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 into 1 kilogram into 1 meter per second square. A body 1 Newton. 1 Newton is a force which produces an acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kilogram. तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया, 1 हो गया, तो ये तो न्यूटन हो गया। तो यस बात 9.8 था, तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। कन्वर्जन नहीं हो गया। बहुत जगह हम जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन लगभग हम अपने कन्वीनियंस के लिए 10 कर देते हैं भाई, 9.8 ऑलमोस्ट 10। फिर सुनिए, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। F मैंने बोल दिया 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, और यहाँ पर जो निकल के आ गया m का वैल्यू 1 था, इसका वैल्यू 10 रख दिया, अभी 10, 9.8 जगह में 10 रखा, तो 10 न्यूटन आ गया। तो 1 किलोग्राम फोर्स मीन्स 10 न्यूटन। 1 किलो का झोला आपने पकड़ा, खींच रही है अर्थ नीचे को, हाँ, तो अर्थ उसमें तो फोर्स लगा रही है 1 किलोग्राम फोर्स, माने कि 1 किलो की बॉडी में अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, तुमने कहा 1 किलोग्राम फोर्स, एंड इन कन्वर्टिंग इट इज न्यूटन, तो इसका वैल्यू 10 न्यूटन है। तो 1 किलोग्राम की बॉडी को उठाने में अर्थ ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया नीचे को, थर्ड में पढ़ेंगे। आप उतने का को लगा रहे हो ऊपर को, तो 1 किलो की बॉडी को उठाने में आपने ऑलमोस्ट 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 10 पार्ट कम कर दो, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम की बॉडी को उठाने में जो आप फोर्स लगा रहे हो इट इज 1 न्यूटन। तो हमारे रिस्पेक्ट में तो 1 न्यूटन बहुत बड़ा नहीं है ना, पहले 100 ग्राम की बॉडी को आपने उठाने में जो फोर्स लगाया वो 1 न्यूटन है। कोई तुमसे कहता है व्हाट इज 1 न्यूटन, तुमको 100 ग्राम की बॉडी को उठाने में लगाया गया फोर्स। वैसे ही अगर आप ग्राम फोर्स की बात करोगे, F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो F जो है 1 ग्राम फोर्स है, तो सर m का वैल्यू 1 ग्राम, a का वैल्यू 980, वैल्यू याद होनी चाहिए, 9 से पढ़ते हुए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बना 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो इट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और भी एग्जांपल देते हैं इसमें, अभी क्लास में आप लोग होते तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन का अपना ही इंटरेस्ट है, इसको देखो भाई, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ क्या था, इनर्शिया, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन नहीं कोई बोलेगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में और मोशन में अंतर होता है। मोशन 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और एक्सिलरेटेड। हम लोग उसका एक पहला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन में, जहां पर हमारी वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, हम जिस स्पीड चल रहे हैं उसी स्पीड जा जाए, नेट फोर्स 0,
कहाँ लगता है सर नेट फोर्स 0? हम चलते रहते तो थक जाते हैं, बाइक में चला रहा हूँ 100 मीटर पर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो खत्म ही हुआ, नेट फोर्स 0 कहाँ है भाई? गाड़ी में जो हमारी बाइक वगैरह है तो उसमें फ्रिक्शन भी चीज़ है, रोड के टायरों के बीच में फ्रिक्शन है, उसके अंदर जो मशीनरी उसमें फ्रिक्शन है, तो उस फ्रिक्शन में अपोज होगा ना। तो आपके इंजन ने अगर एक पर्टिकुलर न्यूटन का फोर्स ईस्ट को दिया है तो कहाँ जा रहा है? फ्रिक्शन का अगेंस्ट, नेट कितना? 0। तो उस केस में आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी। आप ब्रेक लगा दोगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो गाड़ी का वेलोसिटी कम होगा। आप एक्सीलरेटर दबाओगे तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी क्योंकि नेट फोर्स एक डायरेक्शन को आ जाएगा। वो सीखेंगे अभी न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल के बगैर नहीं होती बेटा चीजें खत्म, लेकिन थ्योरी में आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लॉ हो गया, दो टाइप का आपकी इनर्शिया थे, रेस्ट इनर्शिया और मोशन इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मास इतना ज्यादा उसकी उस स्टेट में रहने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा। आपको उसको उठाने, एक छोटे पत्थर को उठाना, एक बहुत बड़े पत्थर को उठाना, देख लो भाई कहाँ पर फोर्स लगता है, बड़ा पत्थर। क्यों? फिजिक्स लैंग्वेज में इसका इनर्शिया ज्यादा है, चाहे वो रेस्ट का है। अब वही दो पत्थर आपकी तरफ भागते हुए आ रहे होते तो फिर भी तब भी आपको छोटे वाले में फोर्स कम लगाना पड़ता, बड़े वाले को रोकने के लिए भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता। उसका इनर्शिया दोनों जगह जाता है, रेस्ट से मोशन में भी और मोशन से रेस्ट में भी। तो पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ जो था, पहला लॉ फोर्स की एग्जिस्टेंस, हाँ भाई फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा कितना लगाना पड़ेगा भाई, वैल्यू लिखी ना हमने इनटू डीपी अपॉन डीटी। तो आपने क्या कहा भाई, रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम, एक सेकंड में आप कितना मोमेंटम चेंज करवाना चाहते हो, एक सेकंड में आपको इतना ज्यादा मोमेंटम चेंज कराना है तो आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक सेकंड में आने वाले मोमेंटम चेंज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। याद हो गया? स्टेटमेंट फिर करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अल्टरनेटिव सॉल्व करते करते एफ इक्वल टू एम इंटू ए भी आ गया। एफ इक्वल टू एम इंटू ए से हमने एफ की यूनिट्स पढ़ी, दो यूनिट होती हैं, एक ग्रेविटेशनल और एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट न्यूटन, एम के एस में न्यूटन, एस आई में न्यूटन और सी जी एस में डाइन। तो 1 न्यूटन, इफ 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. 1 dyne is a force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. 1 kilogram force is that force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. 1 gram force is that force which produces an acceleration of 980 centimeter per second square on a body of mass 1 gram. So it is Newton सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब थर्ड लॉ में चलते हैं। थर्ड लॉ है हमारा एक्शन और रिएक्शन। थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन भाई पढ़ते हैं ना हम लोग, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ बताता है कि फोर्स कभी सिंगल नहीं होता है, फोर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता है बेटा। ये हाथ घुमाया ना ऐसे, कुछ हुआ नहीं हुआ? अभी तुम बैठे होते, मैं हाथ घुमाया होता, क्या होता? तो थप्पड़ पड़ा भाई, तो मेरे हाथ को भी तो पड़ा। एक्शन और रिएक्शन, तो जब तक रिएक्शन नहीं होगा तो एक्शन नहीं है ना। तो फोर्स सिंगल तो हो ही नहीं सकता। मैं खड़ा हूँ, अर्थ मुझे खींच रही है, तुमने अर्थ लगा रही है फोर्स, अरे भाई उतना ही फोर्स ग्राउंड भी तो को लगा रहा है। अब मान लीजिए कि अर्थ ये जो फर्श है बहुत पतला होता, बहुत काफी पतला फर्श होता, तो मैं खड़ा रह पाता ना, टूटे खाने लगाता हूँ नीचे, इतना फोर्स लगा नहीं पाता ऊपर को। ये तो नहीं बताएंगे भाई, ज्यादा आपने पढ़ा है, कुछ बेसिक चीजें पढ़िए। एवरी एक्शन दिया जाए इक्वल अपोजिशन, तो बोल भी दिया मैंने, बता नहीं रहा था मैं, तो बताइए आपको एक्शन रिएक्शन कभी भी एक बॉडी में काम नहीं पड़ेंगे करते हैं। मतलब एक बच्चा बैठा है, इमेजिन कीजिए बच्चा यहाँ पे बैठा है, तो मैं से दोनों कान पकड़ के खींचूं, तुमने कहा सर ये 5 न्यूटन ये 5 न्यूटन, इक्वल और अपोजिट। एक्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी में काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मैं फर्श में खड़ा हूँ, यस, तो मैं अगर फर्श में खड़ा हूं तो मैंने फोर्स लगाया फर्श पे, मैंने फोर्स लगाया फर्श पे, और फर्श ने फोर्स लगाया मुझ पर। मैंने फोर्स लगाया फर्श पे, मैंने फर्श पे, ए ने बी में, और फर्श ने मुझ पर, बी ने ए पर। दैट इज दिस इज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और दो डिफरेंट बॉडीज में काम करने वाले फोर्स कभी कैंसिल नहीं होते हैं। मैंने बच्चे कान पकड़ खींचा तो दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी में काम कर रहा है। एक्शन एक्शन कभी भी एक बॉडी में काम नहीं कर रहा। थप्पड़ लगाया तुमको तो तुम्हारे गाल में भी चोट लगी, मेरे हाथ में चोट लगी, मेरे हाथ से तुम्हारे गाल में चोट लगी, और तुम्हारे गाल से मेरे हाथ में। तो एक एक्शन और एक रिएक्शन। तो एक्शन और, अच्छा आपका गाल ही नहीं आता बीच में, लगे रहते, तो फोर्स लगता नहीं है ही नहीं। सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट करता नहीं, फोर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एंड एक्शन रिएक्शन जो होंगे वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज में काम करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलना घूमना फिरना, बहुत सारे पढ़ेंगे इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ कर, ये सब आगे देखेंगे। ठीक है ना? तो इतना ही करते हैं आज, बाकी का अब देखेंगे परसों। ठीक है, चलिए हो गया।